रूपमती, देखो पुत्री, हमारे मंदिर जाने का समय हो गया है। तुम्हारे स्वयंवर से पहले मंदिर में पूजा करके प्रजा को प्रसाद बांटना अनिवार्य है। चलो। जानती हूँ छोटी माँ, मुझे भली भांति याद है। तो फिर अब विलंब मत करो। राज्य में सभी प्रजा को ये भेंट देकर तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण देना अनिवार्य है। ठीक है। चलो, पालकी बाहर तैयार है। रूपनगर की राजकुमारी रूपमती आज प्रजा को भोग और उपहार दे रही है। आप सभी आ जाएं। राजकुमारी के स्वयंवर में आप सभी अवश्य आइएगा और मेरी राजकुमारी रूपमती को अपना अपना आशीर्वाद दीजिए। सर की धार तो अत्यंत तीव्र है, इसलिए अब हमें वापस जाना होगा। भाई मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, तो इसीलिए मैं बिना कुछ खाए यहाँ से आगे नहीं चलूंगा। इस तरह भूख से विचलित हो जाओगे तो कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हो भाई? मैं मनुष्य नहीं हूँ क्या? सुनो अभिराज, लालच और भूख, इन दोनों चीजों पर अगर तुम विजय पालो तो ही तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। क्या बोल रहे भाई? आपकी बड़ी बड़ी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। तुम बहुत ज्ञानी हो, मैं तुम्हारे जैसा तो नहीं बन सकता ना। ये मुझे खाना है। पता है भाई, यहाँ के कारीगर ना बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। देखो ना, शस्त्र पे कैसे धार दिए। मैं देखता हूँ। क्या कर क्या रहे हो? रुको रुको रुको, क्या ये सब हैं? बिना दाम दिए फल खा रहे हो? यहाँ चोरी करने आए हो क्या? इसे चोरी कहते हैं क्या? अब दरअसल हमें क्षमा कीजिए, मेरे मित्र से भूल हो गई। इसे बहुत भूख लगी थी तो। अरे कैसी भूल? मैं आपसे माफी। प्रकृति के फलों का कैसा मूल्य? हाँ, जो वन में तो सब कुछ निःशुल्क मिलता है, तो तुम ऐसे फलों का मुझसे दाम लोगे? हाँ? सुनो, फल लेना है तो दाम दिए बिना यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो मैं सैनिकों को बुला लूंगा। सैनिकों को बुलाओगे? निःशुल्क फलों का तुमको दाम चाहिए? मैं दूंगा नहीं दाम, मैं दूंगा नहीं। जाओ, जो करना है कर लो। अभिराज शांत हो जाओ। रुको, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। शांत हो जाओ अभिराज। बोलो, क्या बोल रहे थे? धमका रहे हो मुझे? मैं निःशुल्क फलों का दाम नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। तुम्हें तो मैं सुनिए, बाद में देखूंगा। मैं करता हूँ। फलों का दाम नहीं जा सकते। वहाँ विवाद क्यों हो रहा है? बाहर है। प्रजा का आपसी कलह है। इस समय आपका वहाँ जाना उचित नहीं होगा राजकुमारी। तुम आए बड़े फलों का। मेरी बात सुनिए। शांत हो जाओ अभिराज, मैं बस इस कर रहा राज्य हूँ। की समस्त प्रजा मेरे पिता की संतान की रुको समान। अभिराज, मेरे देखिए, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सहायता मेरा परम कर्तव्य है। क्या दे रहे हो? मुझे दाम चाहिए। फलों का दाम दाम देंगे। दिए बिना नहीं जाने दूंगा। झूठ बोल रहे तुम। नहीं, मैं चोरी कैसे कैसे अभिराज? दोगे? देना पड़ेगा। छोड़ दो अभिराज उन्हें। क्या हो रहा है वहाँ? রাজকন্যা রূপমতী তুমি অনন্যা রূপকথার ये तो जलपरी है। রূপমতী তুমি অনন্যা রূপমতী 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 রূপমতী। क्या बात है? क्या समस्या है? क्या घटना घटी है यहाँ पर? राजकुमारी रूपमती,
भयभीत मत होइए, बताइए क्या हुआ। राजकुमारी, ये दोनों व्यक्ति चोर हैं। ये दुकान से फल के दाम दिए बिना जा रहे थे। अब आप ही बताइए राजकुमारी जी। दुकान से वस्तु लेने पर मूल्य देना होगा। आपने फल ग्रहण किया है तो मूल्य दे दीजिए। मेरी बात सुन भाई, यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं और राजकुमारी भी सामने खड़ी है, इसलिए हमें इस फल का दाम देना ही होगा। तुम कुमार देव का ये हार इन्हें दे दो, इससे फल का दाम चुकता हो जाएगा। नहीं, मैं अपना बहुमूल्य हार क्यों दूं? हाँ, कदापि नहीं। दे दो, मेरी बात नहीं, मानो। नहीं, नहीं, मत। लाओ। रुकिए रुकिए, ये क्या है? ये हार तो मेरे भाई कुमार देव की है। तुम्हारे पास कैसे आई? ये हार भी चोरी की है ना? तुम देखने से चोर नहीं लगते, बल्कि डाकू लगते हो। मैंने जिस लड़की के प्राण बचाए, वही लड़की मुझे सबके सामने डकैत कह रही है। क्या यही मेरे उपकार का फल है? तुमने कब चुराया ये हार? इसका मतलब राजमहल में भी प्रविष्ट हुए थे। तो तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत! और क्या क्या चुराया है तुमने? राजकुमारी, आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार की सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद हैं। मैं वैद सरदार का बेटा हूं और ये मेरा दोस्त अभिराज है। हम मेहनत करते हैं, शिकार करते हैं ताकि हम अपना पेट भर सकें। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। किसी बाहर के राज्य वाले ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की। फिर इसने कैसे किया? कौन है ये युवक? तुम्हारी इतनी धृष्टता, तुम राजकुमारी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बंदी बना लो इन्हें। देख क्या रहे हो? बंदी बनाओ इन्हें। नहीं 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 राजकुमारी जी, नहीं 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 नहीं। अरे वो देखो। रूपमती, रूपमती। मैं अब और समय नष्ट नहीं करूंगी। अब मैं स्वयं महाराज विक्रमदेव का अंत निश्चित करूंगी। जोटिला, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक साधारण से वैद में आखिर इतनी शक्ति कहां से आई जिसने एक विशाल केतु को हरा दिया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ जड़ी बूटी, कि ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है। पहले ये ज्ञात करो कि ऐसी कौन सी विशाल शक्ति है जिससे भय हो रहा है। जड़ी बूटी, पहले ये ज्ञात करो कि रूपनगर के राजमहल के भीतर क्या षड्यंत्र चल रहा है। राजवैद को उपस्थित करो। खोखोस की रानी जोटिला की जय। कहो राजवैद,
महल के भीतर क्या चल रहा है? विक्रम देव राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद कुमार देव को रूपनगर के सिंहासन पर बिठाएंगे। मेरा मन कहता है कि स्वयंवर और अभिषेक के समय ही आक्रमण करना उचित होगा। उसके अतिरिक्त? हाँ महाराज, और एक सूचना। बताओ। आज सुबह ही उस वैद्य के पुत्र और राजकुमारी के बीच कटु विवाद हुआ है और इसीलिए राजकुमारी और वैद्य के पुत्र के बीच शत्रुता हो गई है। चोटिला, क्या सोच रही हो? ये वैद्य मुझे चाहिए, जड़ी बूटी। उस वैद्य को खोज निकालो। वही होगा हमारे खेल का महत्वपूर्ण मोहरा। आप सुंदर हो सकती हैं, राज परिवार के सदस्य हो सकती हैं, लेकिन हम भी वैद्य हैं। हम मेहनत करके शिकार करते हैं और फिर अपना पेट भरते हैं। हम चोरी करके अपना पेट कभी नहीं भरते। कौन था वो युवक? इतनी सुंदर आंखें। उसकी आंखों में सच्चाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा व्यक्तित्व मैंने पहले कभी नहीं देखा। रूपमती, हाँ काका, कहिए। मैंने सारे राज्य के राजकुमारों के साथ खुद वार्तालाप की है और वो खुद बहुत सफल हैं, वीर हैं, बुद्धिमान हैं, राजनीति भी जानते हैं। उन सब में राजा बनने के समस्त गुण हैं और उनमें से कुंतल राज्य के राजकुमार मुझे बहुत पसंद हैं। अब तुम बताओ बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं और क्या कहूं? मैंने तो छोटी माँ से कह दिया है। आप जिसे भी मेरे योग्य समझेंगे, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। कुंतल राज्य के राजकुमार से विवाह करोगी तो तुम बहुत खुश रहोगी रूपमती। मेरी बात मानो तो तुम उसी राज्य में विवाह करो। रूपनगर से सबसे दूर है कुंतल राज्य, इसीलिए मैं तुम्हारा विवाह उसी राज्य में करूंगा। तुम्हें इतने दूर भेज दूंगा कि सहजता से तुम इस राज्य में वापस कभी नहीं आ पाओगी। अरे क्या हो गया तुम्हें? आखिर इतने ध्यान से तुम क्या सोच रही हो, बताओ जरा। कुछ नहीं बुआ जी, वो मैं वैद्य की बातों को स्मरण कर रही थी। वैद्य की बातें? तुम किसी वैद्य के बारे में क्यों सोच रही हो? जानती हो ना, वो हमारे रूपनगर का भला नहीं चाहते। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बोल रही हूँ। तुम्हारे पिता के भविष्य के बारे में क्या लिखा है जानती हो? लिखा है कि जब वन के लोग महल के समीप आएंगे तो बहुत बड़ा संकट आएगा और उसी वन में वो वैद्य रहते हैं। देवदत्त तो अकेले उस बाघ रूपी राक्षस के साथ लड़ते रहे और उसके बाद धनुष को इस तरह से लेके मारा, ऐसे मारा और फिर ऐसे लेके ऐसे ही मार रहा था, ऐसे ही मार रहा था। हाँ, तो ऐसे करके उसकी आंखों में देख के मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? अरे होना क्या था,
फिर उसके बाद जो हुआ, ये इतिहास में पहली बार हुआ। इतना विशाल एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस हमारा कोई भी अहित नहीं कर सका। और ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि मेरा मित्र देवदत्त मेरे साथ था। सुनो, उसने केवल राक्षस को परास्त ही नहीं किया, देवदत्त ने तो अपने शौर्य से राजकुमार और राजकुमारी के प्राण भी बचाए। इसीलिए तो राजकुमार ने उसकी वीरता से अभिभूत होकर उपहार भी दिया। तुम दिखने में चोर नहीं लगते, बल्कि तुम डाकू लगते हो। सुना था रूपनगर की राजकुमारी बहुत दयालु है, लेकिन क्या यही उनकी दया का परिचय है? मैंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए उनके प्राण बचाए और उसी राजकुमारी ने भरे बाजार में मेरे बिना किसी अपराध के मुझे चोर कहकर संबोधित किया। क्या हुआ बेटा, इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं हुआ पिताजी। तो इस प्रकार उदास क्यों हो बेटा? आज हमारे कुल के लिए प्रसन्नता का दिन है, बड़ी प्रसन्नता का दिन है आज। अब तक हम वैद्य दूसरे लोगों के अन्याय और पीड़ा को सहते आए हैं, किंतु आज तुमने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हम वैद्य भी शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं। आज तुमने हमें स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर जीने का साहस दिया। एक बात कहूं पुत्र, आज मुझे एक पिता होने के नाते तुम पर गर्व हो रहा है। मेरा सिर ऊंचा हो गया। आओ आओ मेरे साथ। सब लोग सुनिए, आज देवदत्त ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे समुदाय में सबसे बड़ा वीर यही है। अतः मेरे विचार से मेरे पश्चात देवराज्य का नेतृत्व करने के लिए देवदत्त ही योग्य है। मुझे आपत्ति है। केवल एक साधारण राक्षस को पराजित करने मात्र से आपने देवदत्त को अगला उत्तराधिकारी और सरदार घोषित कर दिया। सरदार बनने के लिए प्रत्येक सदस्य को कठिन परीक्षा देनी होती है और यही नियम है, यही नियम चलता है सदियों से। देवदत्त भी परीक्षा दे और मैं भी परीक्षा दूंगा। केवल मात्र सरदार का बेटा होने के कारण देवदत्त सरदार नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भूल है रघुराज। क्योंकि मैं सरदार का बेटा हूं इसलिए मैं ही सरदार बनूंगा, ये बात गलत है। तुम जिस नियम की बात कर रहे हो उसी नियम के हिसाब से हम ये तय करेंगे कि कौन बनेगा सरदार। ठीक है,
अगला सरदार कौन बनेगा ये समय निर्धारित करेगा। किंतु देवदत्त ने आज जिस वीरता का परिचय दिया है उसे देखते हुए आज यहाँ सारी रात उत्सव होगा और कल सुबह हम सब मिलकर जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे। कल होगा हमारा शिकार उत्सव। देवदत्त 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 हो जाओ, जितना खुश होना है हो जाओ। उचित समय आने पे मैं तुम्हें बताऊंगा। जय कुकुस रानी जोटिला की जय। महारानी, असमय बुलाने का प्रयोजन? राजकीय कार्यों में समय का कोई बंधन नहीं होता। जब भी राज्य को आवश्यकता होगी तभी बुलावा भेजा जाएगा। सुनिए, आपको एक विशेष कार्य पूर्ण करना होगा। मैं तो सभी विशेष कार्यों को संपन्न करता हूँ, अब नया क्या है? सारे कार्य और ये कार्य एक नहीं है, ये एक विशेष कार्य है। सही समय की प्रतीक्षा करके पूर्ण सावधानी से अंजाम देना होगा। मुझे महाराज विक्रमदेव का वो विशिष्ट आभूषण चाहिए, वो आभूषण जिस पर राज परिवार की विशेष पहचान है, और वो आभूषण मुझे आप लेकर देंगे। मैं मतलब महाराज का आभूषण लेकर आऊंगा? यह असंभव है, मैं ये कार्य कभी नहीं कर पाऊंगा। और यदि मुझे ये आभूषण प्राप्त नहीं हुआ तो आपका ये शरीर और मस्तक दोनों ही शेष नहीं रहेंगे। ऐसा मत करिए महारानी जी, मुझे क्षमा कीजिए महारानी जी। सुनिए राजवैद्य जी, मैं अब और कोई व्यथा नहीं सुनना चाहती। ये मेरा अंतिम आदेश है। आज रात को जब चंद्र जब पूर्ण होगा तब जादुई शक्तियों के परे मृत्यु का साया होगा। मैं उस निर्जन गुफा के समीप तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ विक्रमदेव के आभूषणों के साथ उपस्थित रहें। मेरी इस चेतावनी को स्मरण रखना।